नमस्कार दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल की जंग अब परमाणु जंग में तब्दील होती दिखाई दे रही है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल को लड़ाते हुए पूरे 20 दिन बीत चुके हैं और अभी हाल ही में ईरान ने 21 मार्च को इजराइल के डिमोना शहर के ऊपर हमला किया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। क्योंकि डिमोना शहर इजराइल का कोई मामूली शहर नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर शहर है जिसके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से कई सारी बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो गए। उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू के तेवर पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके स्टेटमेंट में ही गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ एक्सपर्ट ने ये कयास लगाए हैं कि जल्द ही इजराइल ईरान को घेरने की तैयारी करेगा और जल्द ही ईरान के अंदर परमाणु बमों की बरसात होने वाली है। इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि इतना आसान है क्या परमाणु हमला करना, और अगर इजराइल परमाणु हमला करेगा तो किस प्रकार के परमाणु बम का यहाँ उपयोग किया जाएगा, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ मिनट पहले खबर निकल के आई कि ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे नेतन्याहू। ऐसा क्यों कहा गया? तो आप सभी याद कीजिए 21 मार्च का वो दिन, 21 मार्च के दिन रात में ईरान ने 2 मिसाइलें दागी। एक मिसाइल दागी थी अराद के ऊपर और दूसरी मिसाइल दागी गई थी डिमोना शहर के ऊपर। अब मैंने आपको बोला ना, डिमोना शहर मामूली शहर नहीं है, ये है इजराइल का मैप, और इजराइल के मैप में अगर हम यहाँ पर चले तो ये रहा डिमोना शहर, जिसे लिटिल इंडिया भी कहते हैं। कल के ही वीडियो में मैंने आपको बताया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में भारतीय लोग निवास करते हैं, खास करके महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इजरायली लैंग्वेज से ज़्यादा मराठी लैंग्वेज के लोग यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं। और इसी डिमोना के अंदर क्या है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी बने हुए हैं, न्यूक्लियर मिसाइलें भी यहाँ पर रखी हुई हैं, और जहाँ पर ईरान की मिसाइल गिरी है ना, उसके कुछ मील की दूरी पे ही यहाँ पर न्यूक्लियर साइट मौजूद थी। अगर वो मिसाइल वहाँ गिर गई होती तो सोचिए जरा पूरे इजराइल के अंदर किस प्रकार की तबाही हो रही होती। अब आपके माइंड में दूसरा सवाल ये आ रहा होगा, इजराइल के पास में तो कई प्रकार के हथियार हैं, क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल को नहीं रोक पाया? तो यहाँ पर जवाब ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम फेल नहीं हुआ, वो थक चुका है। क्योंकि इतना ज़्यादा थक चुका है, इतनी सारी मिसाइलों को कवर करते करते वो बुरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था, और इतना कंफ्यूज हुआ कि इन मिसाइलों को रोक नहीं पाया, और इस वजह से अराद और डिमोना शहर के अंदर मिसाइलें आकर गिर गई। अब आप यहाँ पर देखिए, ये रहा अगर हम बात करें इजराइल का न्यूक्लियर साइट, तो इस प्रकार का दिखाई देता है इजराइल का न्यूक्लियर साइट। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आना चाहिए माइंड में कि ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कौन था कि इजराइल अब इतने गुस्से में है कि वो परमाणु हमला कर सकता है। तो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है ट्रंप चचा का सलाहकार, और इसका नाम है डेविड सेंस। डेविड सेंस ने अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में इसने कई प्रकार की बातें कही और वो बातें अब सच होती दिखाई दे रही है। डेविड सेंस ने पहली बात कही थी कि ईरान और इजराइल बहुत जल्द लड़ाने वाले हैं, और अगर ये लड़ाते हैं और ये जंग 2 हफ्तों से ज़्यादा चलती है तो इजराइल फिर क्या करेगा, इसके ऊपर परमाणु हमला करके ही इसको शांत करेगा। दूसरा, जंग तो लंबी चली ही चली है, पर अगर इजराइल के अंदर हमला होना शुरू हो जाएगा और अगर ऐसा फील होगा कि इजराइल के लोगों को अब नुकसान हो रहा है, उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है, तो वो फिर परमाणु हमला जरूर करेगा। इस प्रकार का जो है स्टेटमेंट दिया गया। और साथ ही ये कहा गया कि अगर इजराइल के पूरे हथियार जो है यहाँ पर कमजोर होते दिखाई देंगे, एयर डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर जाएगा, तो हो सकता है इजराइल यहाँ पर परमाणु हमला कर दे, और ऐसी ही चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अब सवाल ये भी आता है कि चलो इजराइल के ऊपर अटैक किया था, केवल 2 मिसाइलें गई, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर इतना नुकसान हो गया। आप जरा सोचो कि वो बेंजामिन नेतन्याहू जो केवल एक मृतक सैनिक के लिए पूरी दुनिया को हिला सकता है, कई सारे देशों के अंदर बमबारी कर सकता है, वहाँ खुद उस इजराइल के अंदर आज 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ चुप बैठने वाला है? क्योंकि पूरे इजराइल की जनसंख्या ही 95 लाख है, और अगर ऐसे करते करते कई सारे लोगों की मौत हो जाती है तो फिर बेंजामिन नेतन्याहू पीछे नहीं हटने वाला है, और ना पीछे हटेगा ईरान, क्योंकि अब तो ईरान ने केवल 2 मिसाइलें यहाँ पर चलाई है। अभी आप जरा सोचो
कि ईरान के पास में तो कई प्रकार की मिसाइलें मौजूद हैं। पूरे खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा मिसाइल अगर किसी देश के पास में है तो वो है ईरान। और ईरान ने अब तक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें कहाँ निकाली, सबसे ताकतवर मिसाइलें कहाँ निकाली अब तक? क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो 3 मेक, 6 मेक, 8 मेक, 10 मेक की जो स्पीड है वो मिसाइलें तो अब तक चलाई नहीं है। और जब अंधाधुंध तरीके से मिसाइल चलाई जाएगी तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और भी ज्यादा फेल होते दिखाई देंगे। और जब ये और भी ज्यादा फेल होंगे तो आप सोचिए इजराइल के कई सारे लोगों की जान पर बनाएगी। तो आप जरा इस बात का भी अंदाजा लगाइए, क्या इजराइल यहां पर चुप बैठने वाला है? अब आप जरा इस बात को समझिए कि इजराइल के पास में क्या वाकई में परमाणु हथियार है? क्योंकि दुनिया का 6ठा देश माना जाता है इजराइल जिसके पास में परमाणु हथियार मौजूद था। इजराइल ने कभी भी ऑफिशियल तरीके से इस बात को स्वीकारा नहीं है कि उसके पास में परमाणु है, ना ऑफिशियल तरीके से कभी मना किया कि हमारे पास में परमाणु हथियार मौजूद नहीं है। तो ये बातें कहां से निकल के आई कि परमाणु हथियार इसके पास में है? वो बात कंफर्म है। अब आप जरा सुनिए, ये बात है 1967 की, जब इजराइल ने परमाणु बम बना लिया था। किसकी मदद से बनाया? तो फ्रांस की मदद से बनाया, क्योंकि फ्रांस ने प्लूटोनियम संवर्धन इसको दिया था 1950 के अंदर। आप जरा देखो 1948 में तो इजराइल की स्थापना हो रही है, 1950 के अंदर फ्रांस इसकी मदद करने के लिए आ गया। और जब मदद हुआ 1967 में इसने क्या किया? परमाणु हथियार यहां पर बना दिया। पर फिर भी अमेरिका को हमेशा गुमराह करता रहा, हर साल जो है परमाणु हथियारों में इजाफा करता रहा। और जब भी अमेरिका यहां देखने के लिए आता था उसे गुमराह करके भेज देता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक से 1986 के अंदर ब्रिटिश अखबार को एक इंटरव्यू दिया जा रहा था इजराइल के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम है मोर्दोखाई वानुजू, इनके द्वारा जो है एक इंटरव्यू दिया जा रहा था। और उसी इंटरव्यू में इन्होंने पहली बार डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा कि ये रहा इजराइल का परमाणु। और इजराइल के पास कोई 1-2 नहीं, 10-12 नहीं, बल्कि 100 से 200 की संख्या में परमाणु हथियार मौजूद हैं। उस दिन पूरी दुनिया हिल गई, भाई साहब ये क्या हो गया? क्योंकि वो देश जिसने 1948 में अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़के इजराइल की स्थापना करी, मान्यता दिलाई, और 1986 के आते आते परमाणु संपन्न की घोषणा की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात थी। और इजराइल ने यहाँ पर परमाणु हथियार बनाया और बनाकर दिखाया भी है। अब सवाल ये आता है, क्या वाकई में परमाणु हथियार चलाना इतना इजी है? हर कोई देश परमाणु चला सकता है? अगर इजराइल यहाँ पर परमाणु चला सकता है तो एक बात सोचने वाली ये भी है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो बार बार बोलते आया है कि हम भारत के ऊपर परमाणु हमला कर देंगे, वे वाकई में परमाणु हमला कर सकता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, आप जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा जरूर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड में अब तक की 10 कंट्री हो चुकी हैं जिनके पास में परमाणु हथियार मौजूद है। और हर देश की अपनी एक अलग अलग पॉलिसी है परमाणु हथियार को लेकर। जैसे हम बात करें भारत और चाइना की, भारत और चाइना की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी। भारत और चाइना हमेशा बोलते हैं कि हम कभी भी ऐसे देश के ऊपर परमाणु हमला नहीं करेंगे जिसके पास में परमाणु हथियार मौजूद नहीं है। ऐसे देश के ऊपर भी परमाणु हमला नहीं करेंगे जिसने पहले कभी हमारे ऊपर परमाणु हथियार यूज नहीं किया हो। यानी कि अगर कोई भी देश पहले हमारे ऊपर परमाणु हथियार चला देगा तो दूसरी बार चलाने के लिए हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर पहले आगे होकर हम हमला नहीं करेंगे। यह है भारत और चाइना की पॉलिसी। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बोलता आया है हमें जब भी खतरा महसूस होगा, चाहे इस जगह भारत हो या इस जगह अमेरिका हो या कोई और देश क्यों ना हो, अगर हमें खतरा महसूस हो रहा है कि वो हमारे देश के अस्तित्व को नुकसान पहुंचा सकता है तो हम परमाणु चलाने में टाइम नहीं लगाएंगे। ये है पाकिस्तान की पॉलिसी। और वहीं अगर हम बात करें इजराइल की पॉलिसी की तो इजराइल की पॉलिसी है हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ तो हम अटैक कर देंगे और हम परमाणु चलाएंगे, जिसके लिए हम किसी प्रकार की संधि में बाध्य नहीं है, ना हम अमेरिका के ट्रंप चाचा से पूछने के लिए बैठे रहेंगे कि भाई साहब आप परमाणु चलाएं कि नहीं चलाएं, हमारे अस्तित्व पर बनाई है। तो इजराइल बोलता है जब भी अस्तित्व पर खतरा होगा हम परमाणु चला लेंगे। अब ऐसा कहां लिखा हुआ है तो आप जरा सुनिएगा। ये जो आपको बुक दिखाई दे रही है जिसका नाम है द सैमसन ऑप्शन, द सैमसन ऑप्शन जो बुक है ना, ये इजराइल के परमाणु पॉलिसी को दर्शाती है। और इसी परमाणु पॉलिसी को इजराइल के अंदर कहा जाता है ब्रेरात सिम्सोन कहा जाता है।
अब ये ब्रेरा सिम्पसन की कहानी आप जरा सुनिए। ब्रेरा सिम्पसन की अगर हम बात करें तो ये एक इजराइल का बहुत ही महान योद्धा हुआ करता था। ऐसा योद्धा जो किससे लड़ाई लड़ रहा था? गाजा से लड़ाई लड़ रहा था, गाजा वालों से। और गाजा वालों से जब जंग होती है तो गाजा वाले बेईमानी तरीके से उसको पीछे से जाकर पकड़ते हैं और उसके जाल फेंकते हैं उसके ऊपर और उसे पूरी तरीके से रस्सी में जकड़ लेते हैं। जब इन राजा को पूरी तरीके से रस्सी में जकड़ लिया जाता है तो उन्हें गाजा के एक खुले मैदान के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ ले जाने के बाद में गाजा में रहने वाले जो पलिशिया होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी आंखें निकाल देते हैं। और जब उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं तो वो दर्द से बहुत बुरी तरीके से कर्राते होते हैं और कुछ समय बाद उन्हें एक ऐसे मैदान के अंदर ले जाया जाता है जहाँ कई ज़्यादा जो है संख्या में गाजा के पलिशिया मौजूद थे और वहीं मौजूद था एक बहुत बड़ा मंदिर। अब जैसे ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और मंदिर का ये जो खंबा है ना, इसी खंबे के यहाँ पर इन राजा को, जो समोशोन राजा है ना, इनको यहाँ पर रस्सी से बांध दिया जाता है। और जब उन्हें यहाँ पर बांध दिया जाता है और आंखें निकाली होती हैं तो बहुत दर्द में वो कर्राते होते हैं। तो तब गुस्से में आके उस खंबे को जकड़कर पूरा जोर लगा के उस खंबे को जब वो तोड़ देते हैं तो जब तोड़ते हैं तो इस मंदिर के यहाँ नीचे हजारों की संख्या में गाजा के पलिशिया भी मौजूद होते हैं। वो पलिशिया भी यहाँ की छत गिरने की वजह से मर जाते हैं और वो राजा भी यहाँ पर मर जाते हैं। मतलब साफ यहाँ पर इजराइल की तरफ से जाहिर किया गया है कि हमारा अस्तित्व पर खतरा आएगा, हम तो मरेंगे पर तुमको भी साथ में लेकर मर जाएंगे। इस प्रकार का स्टेटमेंट हमेशा क्लियर रहता है किसका? इजराइल की तरफ से। तो इजराइल का यही कहना है कि अगर हमें लग रहा है हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म होता दिखाई दे रहा है तो हम फिर तुम्हें मार के ही दम लेने वाले हैं। ये आता है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था अमीचाई अलीयाहू की तरफ से। ये कौन है? तो ये इजराइल के बहुत ही प्रसिद्ध मंत्री हैं जिन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था अभी 2023 के आसपास। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे ही झगड़ा कर रहे हैं फालतू का, झगड़ा ना करो, गाजा पट्टी के ऊपर 2-3 टाइप के परमाणु बम गिराओ, पूरी सपाट पट्टी बनाएंगे और फिर इजराइल को और खिसका देंगे। ये स्टेटमेंट आता है किसकी तरफ से? इजराइल के ही मंत्री अमाचाई अलीयाहू की तरफ से। बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ समय के लिए इनको निकाल दिया था, वापस शामिल कर लिया, पर इनका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही ही दिखाई दे रहा है कि गाजा पट्टी को पूरी तरीके से सपाट कर देना चाहिए, है कि नहीं? आप क्या सोचते हैं? लिखिएगा जरूर। अब ये आता है दिमाग में कि अगर इजराइल यहाँ पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है तो किस प्रकार का बम यहाँ पर गिराया जाएगा? क्या अमेरिका ने जिस प्रकार से जापान के ऊपर लिटिल बॉय गिराया था वैसा गिराया जाएगा या फिर किसी और प्रकार का बम गिराया जाएगा? अब आप देखिए यहाँ पर जिस प्रकार के बम को गिराने की तैयारी चल रही है, 2 टाइप के प्रमुख रूप से परमाणु बम हम बोल सकते हैं। एक आता है सामान्य परमाणु, ऐसा परमाणु जिसको अमेरिका ने हिरोशिमा के अंदर गिराया था। हिरोशिमा के अंदर जैसे ही वो बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को, वहाँ जैसे ही बम गिरा तुरंत 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और जैसे जैसे अगस्त से दिसंबर का समय आया तब तक तकरीबन 1.5 लाख के आसपास लोगों की मौत हो गई। शहर के शहर पूरी तरीके से तबाह हो गए थे। ये होता है एक बम। और दूसरा बम जो होता है जिसे हम टैक्टिकल बम या फिर स्ट्रेटेजिक बम कहते हैं, जिसकी वजह से शहर तबाह हो जाते हैं और हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, लाखों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं। और अब जो है इसी प्रकार के टैक्टिकल बम को गिराने की तैयारी इजराइल कर रहा होगा। क्योंकि आप जरा देखिए, अगर हम ईरान की बात करें, ये जैसे ईरान रहा, ये ईरान है, ईरान के पास में जितने भी प्रांत मौजूद है इन सारे के सारे प्रांत के अंदर उसने अपने अपने अलग अलग कमांड सेंटर यहाँ पर बिठा रखे हैं, कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर लगा रखे हैं, कई ज़्यादा हजारों की संख्या में यहाँ पर सैनिक हैं। क्योंकि इजराइल जब युद्ध जीतता हुआ नहीं दिखाई देगा तो इजराइल सबसे पहले अटैक किस पे करेगा? ये जो कमांड सेंटर जहां बने हुए हैं उनके ऊपर स्ट्रेटेजिक बम गिराएगा। पहला जो इंपोर्टेंट पुल है जहां से रसद जाती है या फिर युद्ध में लड़ने वाली सामग्री जा रही है, उन पुल को तोड़ेगा, है कि नहीं? जहां पर जनसंख्या में ज़्यादा सैनिक बैठे हुए हैं उनको पूरी तरीके से तोड़ देगा। जहां पर न्यूक्लियर साइड है या फिर दूसरे हथियार रखे जाने की साइड्स है उनको पूरी तरीके से तबाह करेगा। और ऐसे करके पूरे ईरान को तबाह करने की ये तैयारी कर रहा है। तो परमाणु भी ये चला सकता है, स्ट्रेटेजिक यानी कि टैक्टिकल हथियार भी यहाँ पर चला जा सकता है, जिससे इजराइल को ऐसा लग रहा है कि वो नुकसान कर देगा ईरान के ऊपर। क्योंकि इजराइल के अंदर नुकसान हुआ है तो स्वाभाविक इसका हमला अगला जो होगा वो बड़ा खतरनाक यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अब इजराइल अमेरिका के साथ में मिलकर
तेहरान को घेरने की तैयारी कर रहा है, यानी ईरान की जो राजधानी है तेहरान, उसमें घुसने की तैयारी कर रहा है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर यहाँ पर इजराइल और अमेरिका की सेना घुस भी जाए और ग्राउंड लेवल पर आ भी जाए, फिर भी ये नहीं जीत सकते, क्योंकि जोग्राफिकल पार्ट जो है ईरान का वो अफगानिस्तान के जैसा है, बहुत अलग है। और दूसरा, ईरान के पास में कई प्रकार के सुसाइड बॉम्बर मौजूद हैं, है ना। सुसाइड बॉम्बर आप सभी जानते हैं ना, ऐसे बंदे रेडी कर रखे हैं जो अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, बम बांध के जाएंगे। और एक नहीं, आप जरा इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि सुसाइड बॉम्बर भी कई प्रकार के यहाँ पर मौजूद हैं। इसीलिए इजरायली सेना और अमेरिका की सेना को भी यहाँ पर खतरा दिखाई देता है। हालांकि वो ऑपरेशन हो उसकी बात अलग है, बाकी यहाँ पर इजराइल को और अमेरिका को इस बात को भी देख लेना चाहिए। और अगर यहाँ पर इजराइल परमाणु हमला कर देता है तो यकीन मानिए थर्ड वर्ल्ड वार, जो अब तक केवल लोडिंग था, उसकी शुरुआत हो ही जाएगी। और वैसे भी अमेरिका के ट्रंप चचा ने 48 घंटे का समय दे रखा था, 24 घंटे का समय तो बीत चुका है, अब 24 घंटे ही और बाकी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरी जानकारी को लेकर? अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो आप जरूर से मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अंजलि वॉइस के नाम से, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मिल जाएगी, अंजलि वॉइस के नाम से, है ना, ANJALIVOICS, अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैं छोटे मोटे वीडियो डालती रहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप जनरेटिव AI सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से पिन कर रखा है, उसमें इस प्रकार का फॉर्म ओपन होगा जिसमें नाम, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, इस पर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, वो डालना है। और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड का इस्तेमाल आपको करना होगा, जिससे आपको अच्छा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।